हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी एसएससी एंड रेलवे की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल भाई आप सभी के, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बेहतर होंगे। और एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट आ ही चुकी है, तकरीबन आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो उसके लिए तो आप लगातार लगे ही हैं। लेकिन रेलवे का एक और ऐसा एग्जाम है जो वाकई में काफी बेहतरीन पोस्ट प्रोवाइड करता है, और ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है, खासकर जितने भी लोग एसएससी वाले हैं वो इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल करते हैं। हम दोस्तों बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में रेलवे एनटीपीसी टारगेट 2024 को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं 2 मिनट आपसे लूंगा, मेरी बात को सुन लेना। इस एक वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के का से लेकर ज्ञा तक की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सैलरी से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस से लेकर हर एक चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आज से ही एक नया आगाज हो चुका है, एक नया आरंभ हो चुका है। मैथ, जीएस और रीजनिंग की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पहले क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको डिस्कस करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि जो पहले से लगा है वही नौकरी पाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन के 1-2 महीने पढ़ के आप नौकरी पा जाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे सेशन में। आपके मन में अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे लाइव चैट में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपका ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप खुद कहोगे थैंक यू सो मच सर, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में ये सारी जानकारी किसी ने नहीं दी। बहुत प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये एनटीपीसी है क्या। एनटीपीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनटीपीसी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसका मतलब यह होता है कि रेलवे क्या करता है, रेलवे नॉन टेक्निकल पोस्ट निकालता है जिसमें उसने अपनी अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं, अलग अलग पोस्ट है उसकी, और क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। जब बात आती है रेलवे एनटीपीसी की, तो रेलवे एनटीपीसी के अंदर दोस्तों दो अलग अलग लेवल की वैकेंसीज आती हैं। एक अंडर ग्रेजुएट लेवल और एक आप कह सकते हो 12th लेवल। दोनों की अलग अलग वैकेंसी आती हैं, दोनों की बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, जुलाई से सितंबर के बीच इनका शेड्यूल फिक्स था, इनका नोटिफिकेशन आना था। इन्होंने अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसपे इन्होंने वैकेंसीज का जिम्मा जो है, वैकेंसीज के बारे में बताया था कि अप्रॉक्सीमेट 10,000 वैकेंसीज जो हैं वो ये निकालने वाले हैं। 10,000 वैकेंसीज का डेटा जो है वो रेलवे की तरफ से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पब्लिश किया गया था। अब दोस्तों अगर रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आती है और एक आती है ग्रेजुएट लेवल पे। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल में बस फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, यहां पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मस्ट है। अब आपने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, डजंट मैटर नहीं करता। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में अगर आप 12th पास हैं तो आपका बढ़िया तरीके से ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अब हम पोस्ट की बात करेंगे बड़े सिस्टमैटिक वे में। मैंने यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे अलग अलग चीजों को कैटेगराइज कर रखा है कि जब हम और आप बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो जो आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जो आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये इतनी पोस्ट जो हैं ये आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल आती हैं। तो अगर आप 12वीं पास हैं, उम्र आपकी 18 प्लस हो चुकी है, तो ये वैकेंसीज आपके लिए। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है एससीसी की। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये जो वैकेंसीज है ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इन वैकेंसीज को या फिर कह सकते हो यहां पे इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो एनटीपीसी ने दोस्तों तकरीबन 10,884 पोस्ट के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था और वो नोटिफिकेशन जो आया था उसका अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट किसी भी दिन वो रेलवे की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो हमने अभी तक ये जाना कि रेलवे दो अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज निकालता है, एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब मुद्दा ये है कि ठीक है सर, ये वैकेंसीज आ जाएंगी, फॉर्म फिल कर लेंगे, ये बताइए इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मैं इस वीडियो को, इस क्लास को इस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अगर कोई बिगिनर बच्चा है जिसको बिल्कुल भी जानकारी ना हो, वो नथिंग हो अगर इस सेक्शन में, तो उसको भी एक एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आए। दोस्तों होता क्या है, यहां पे सबसे पहले होते हैं आपके दो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब क्या होता है? सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें पहला होता है आपका सीबीटी 1, उसके बाद आपका होता है सीबीटी 2। क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी बात बताऊंगा, एक एक बात को ध्यान से सुनते लगो। सीबीटी 1 पहले होगा, वो क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आप बैठोगे सीबीटी 2 में। जब आप सीबीटी 2 भी निकाल ले जाओगे तो दोस्तों आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, या फिर जिसको आप स्किल टेस्ट के नाम से जानते हो। क्या सर सारी पोस्ट में टाइपिंग होती है? ये बड़ा कंफ्यूजन है कि सर टाइपिंग किस पोस्ट में होती है और किस पोस्ट में नहीं होती, तो ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट स्टेज पे आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपकी परफॉर्मेंस स्टेज 1 में होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है। बेसिकली जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है वो आपकी सीबीटी 2 और जो आपका स्किल टेस्ट होता है उसको कंबाइंड करके बनती है। आगे चलिए, यहां पे वही बात क्या है, वही बात दोस्तों आपकी हिंदी में लिखी हुई है। आगे चलिए, अब जब बात करते हैं दोस्तों हम सीबीटी 1 की, तो यहां पे आपको ये मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट कराया है कि ऐसे कितने पोस्ट हैं जिसमें सीबीटी 1 होगा, ऐसी कितनी पोस्ट हैं जिसमें सीबीटी 2 होगा, ऐसी कितनी पोस्ट है जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि सर मेरी तो टाइपिंग अच्छी नहीं है, मैं तो इसको फिल ही नहीं कर सकता, सारी पोस्ट में टाइपिंग होती ही नहीं है पहली बात। तो वो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ये बात इस टेबल में आपको बताई गई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस पोस्ट की, बात करेंगे दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। नाम में ही टाइपिस्ट लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है टाइपिंग तो होगी। यहां पे दोस्तों ये आपकी रेलवे के अंदर इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। हर कैटेगरी के अंदर, जैसे लेवल 2 के अंदर टोटल 4 पोस्ट आती हैं, कौन कौन सी? लेवल 2 के अंदर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, जूनियर टाइम कीपर आता है, ट्रेन क्लर्क आता है। ये जो पोस्ट हैं दोस्तों ये आपकी लेवल 2 के अंतर्गत आती हैं। लेवल 3 की बात करेंगे, लेवल 3 में एक पोस्ट आती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये पोस्ट आपकी किसकी है? L3, लेवल 3 की। लेवल 4 के अंदर आपका ट्रैफिक असिस्टेंट आता है। लेवल 5 के अंदर दोस्तों 4 पोस्ट आती हैं जिसमें से गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। स्टेशन मास्टर हो गया या फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, ये आपकी लेवल 6 के अंतर्गत आती है। जब हम लेवल 2 की पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो लेवल 2 की ये जो 4 पोस्ट हैं, ट्रेन क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सब में सीबीटी 1 होगा। और सीबीटी 1 जो है वो कॉमन है सारी पोस्ट के लिए। सीबीटी 1 जो है वो अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तब भी आप भी वही एग्जाम दोगे, आप अगर सीनियर टाइम कीपर बनना चाहते हो आप भी वही एग्जाम दोगे, मैं गुड्स गार्ड बनना चाहता हूं तो मैं भी वही एग्जाम दूंगा, कोई अगर जूनियर टाइम कीपर बनना चाहता है वो भी वही एग्जाम देगा। यानी कि जो सीबीटी 1 है ये कॉमन है फॉर ऑल पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट आप देख रहे हो सारी पोस्ट वाले ये एग्जाम देंगे। फिर जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हो, जब आप इसकी कट ऑफ बनती है वो आप क्वालिफाई कर लेते हो, रिजल्ट आ जाता है कि आपका सीबीटी 1 जो है वो आप क्वालिफाई कर चुके हो, तब होता है दोस्तों सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 में अलग अलग एग्जाम होता है। लेवल 2 क्योंकि आप जब इसमें से क्वालिफाई करोगे तो आपका जो नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर, वो बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से लेवल पे क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सब पे क्वालिफाई करें? डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मैं आपको दिखाऊं, पड़ा होगा मेरे पास ड्रायर में
लास्ट ईयर जब एनटीपीसी आया, तो लास्ट ईयर जब एनटीपीसी आया तो मैंने सारे लेवल क्वालिफाई किए, सारे लेवल। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि आप केवल कोई एक लेवल ही क्वालिफाई कर पा सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे ये देख सकते हो, ये सारे, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये सारे के सारे वो रेलवे वाले जो एग्जाम नहीं होते हैं लास्ट में स्किल टेस्ट, उसके सब एडमिट वो हैं, फाइनल एडमिट कार्ड, ये सारे के सारे रेलवे के हैं। एक है आपका, ये है लेवल 6 का, ये है लेवल 2 का, ये है लेवल 5 का, ये है लेवल 3 का। तो भाई साहब इस तरीके से आप, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक लेवल को ही क्वालिफाई कर सकते हो। जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के बाद जिस जिस लेवल की कट ऑफ आप क्वालिफाई करोगे, उन सारे लेवल्स के सीबीटी 2 में आपको बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप यहां पे एक सिंगल एग्जाम दोगे, तो नहीं। अगर आपने लेवल 2 का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो लेवल 2 का आपका अलग एग्जाम होगा। अगर आपने लेवल 3 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेवल 3 का एग्जाम अलग होगा। अगर आपने लेवल 4 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेवल 4 का अलग एग्जाम होगा। अगर आपने लेवल 5 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेवल 5 का एग्जाम अलग होगा। अगर आप ये सारे के सारे लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस के 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। कितने? 6। एक आपको लेवल 2 के लिए देना पड़ेगा, अच्छा इसमें लेवल 1 पोस्ट नहीं है, 5 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक आपको लेवल 3 के लिए देना पड़ेगा, लेवल 4 के लिए देना पड़ेगा, लेवल 5 के लिए अलग देना पड़ेगा, लेवल 6 के लिए अलग देना पड़ेगा। अब अगर आपने इन सभी में से केवल कोई 2 लेवल ही क्वालिफाई किए तो 2 एग्जाम देना पड़ेगा, कोई 3 लेवल क्वालिफाई किए 3 एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि जितने लेवल आप क्वालिफाई करोगे L2, L3, L4, L5, S6 में, उतने ही आपको CBT 2 देने पड़ेंगे। और इसमें सब में अलग अलग क्या है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेपर आपका लेवल 2 का आएगा वही लेवल 5 का भी आएगा। सबका पेपर अलग अलग होता है, सेम डे नहीं होता है। एक दिन लेवल 2 का फिक्स हो जाएगा, एक दिन लेवल 5 वालों का फिक्स हो जाएगा, एक दिन लेवल 6 वालों का फिक्स हो जाएगा। ऐसे अलग अलग डेज में ये होता है। अब दोस्तों बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए आपको टाइपिंग आना जरूरी है, सबके लिए टाइपिंग आना जरूरी है। टाइपिंग में भी बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में हिंदी में करनी होती है या फिर इंग्लिश में करनी होती है। दोस्तों जो आपकी टाइपिंग होती है वह एज पर योर चॉइस होती है। इंग्लिश आप ऑप्ट करोगे इंग्लिश में होगी, हिंदी आप ऑप्ट करोगे हिंदी में होगी, ये आपकी चॉइस होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करेंगे, लेवल 2 की एक पोस्ट ऐसी है और लेवल 3 की एक पोस्ट ऐसी है जिसपे टाइपिंग नहीं होती। लेवल 2 की बात करेंगे तो जो ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट में दोस्तों टाइपिंग नहीं है, नो टाइपिंग। अगर आप ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट के लिए जा रहे हो तो इसमें आपकी टाइपिंग नहीं होती है। साथ ही साथ जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, लेवल 3 की जो पोस्ट है, इसमें भी दोस्तों आपकी टाइपिंग नहीं होती है। यहां भी आपकी कोई टॉपिक टाइपिंग नहीं है। ये बात कोई बताता नहीं है जनरली, और लोगों को पता भी नहीं है, भ्रमित होते हैं इधर उधर। ध्यान से सुन लो, बहुत मेहनत की है इस पूरी स्लाइड को तैयार करने में। इसके बाद दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट, अगर आप लेवल 4 की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो यहां दोस्तों टाइपिंग नहीं होती है। यहां पे आपका साइको होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप कहते हो CBAT। CBAT क्या है उसकी भी अभी बात करेंगे। CBAT आपका यहां भी होता है, इसी को आप साइको टेस्ट कहते हो। और यही साइको टेस्ट आपका जब आप स्टेशन मास्टर बनोगे तो स्टेशन मास्टर बनने पे भी आपका साइको टेस्ट होगा। वहां पे आपको स्टेशन मास्टर वाले कैटेगरी में टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा, टाइपिंग की जगह आपका CBAT होगा। जो साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट क्या होता है इसकी भी बात मैं अलग से करूंगा, समझाऊंगा आपको, और साइको की क्लासेस भी इसी चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलिए, लेवल 5 की जो पोस्ट हैं, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, इन 2 पोस्ट में दोस्तों टाइपिंग नहीं होती। ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जहां पे नो टाइपिंग, यहां पे भी आपको टाइपिंग नहीं करनी है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 2 पोस्ट हैं, इसमें देखो नाम में ही टाइपिस्ट लगा हुआ है, ये आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट में आपकी टाइपिंग होती है। सामने लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, जहां डैश लगा हुआ है उसका मतलब वहां पे टाइपिंग नहीं होती। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका सीनियर टाइम कीपर है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, सारा डेटा कंप्यूटर पे फीड करना होता है, आपको भी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जब बात करेंगे लेवल 6 की, लेवल 6 में 2 पोस्ट हैं, एक आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, एक आपके स्टेशन मास्टर की। सबसे हायर पोस्ट यही है एनटीपीसी के अंदर, सबसे हायर पोस्ट। अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हो,
स्टेशन मास्टर में तो आपकी कोई टाइपिंग नहीं है, वहां पे टाइपिंग की जगह आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको आप साइको टेस्ट के नाम से जानते हो। अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए जा रहे हो तो लेवल 6 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस में कोई टाइपिंग नहीं है, यहां पे दोस्तों आप कह सकते हो नो टाइपिंग। मुद्दा यह है कितने लेवल, हर लेवल में कौन सी पोस्ट, किस पोस्ट में CBT 1 होगा, किस में CBT 2 होगा, किस में आपका टाइपिंग होगी और किस में टाइपिंग ना होके साइको होगा। तो साइको केवल 2 पोस्ट पे है, एक पोस्ट ये बहुत ही बेहतरीन है लेवल 4 की ट्रैफिक असिस्टेंट। भाई साहब आप 10 से 12 स्टेशन के ट्रैफिक को क्या करोगे, असिस्टेंट करोगे। तो भाई साहब एक ये पोस्ट और एक स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट, इनको छोड़ के बाकी अदर में कुछ में टाइपिंग नहीं है, मैंने बता दिया किस में नहीं है, बाकियों में टाइपिंग है। इन 2 पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होता है। चलो जी ये भी जान लिया NTPC के बारे में, जान लिया, आगे चलो। अब दोस्तों बात करते हैं बेसिकली एग्जाम पैटर्न की। ठीक है सर ये तो जान लिया कि वैकेंसीज कब आएंगी, कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगी, ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें तो अपनी जगह सही हैं। अब ये बताइए जब इसका एग्जाम होता है तो ये जो आप बता रहे हो CBT 1, CBT 2, आखिर इनमें होता क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कितना समय मिलता है। तो आइए इन सारे मुद्दों की हम और आप मिलकर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप CBT 1 के लिए जाते हो तो CBT 1 में आपके रेलवे में अंग्रेजी नहीं आती, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अंग्रेजी से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, कहते हैं सर अंग्रेजी से बड़ा डर लगता है। इंग्लिश नहीं पूछी जाती, इंग्लिश अगर नहीं पूछी जाती तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको आप रीजनिंग कहते हो, तीसरा आता है जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका पूरा जीएस आता है। जीएस का मतलब समझ रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, इन सब का मिक्सअप। 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको जीएस के उसके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। समय आपको जो दिया जाता है वो 1.5 घंटे का दिया जाता है, 90 मिनट का कंबाइंड टाइम होता है। अब उस 90 मिनट में तुम मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें दोस्तों 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 30 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। और यहाँ पे एक बच्चे का डाउट, वो भी मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, सर निगेटिव मार्किंग है क्या? यस निगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की होती है। 3 गलत करोगे 1 सही वाले का काम खत्म हो जाएगा। CBT 1 की अगर बात करें दोस्तों तो CBT 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग इन द सेंस यहाँ पे एक कट ऑफ बना दी जाएगी, आपको वो कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले जाते हो तो हर एक लेवल की अलग कट ऑफ बनती है, लेवल 2 की अलग, लेवल 3 की अलग, लेवल 4 की अलग, लेवल 5 की अलग, लेवल 6 की अलग। उस कट ऑफ को आप अगर क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे नॉर्मली यहाँ देखो 90 मिनट का समय है एक नॉर्मल सामान्य बंदे के लिए, बट जो CBT 1 में फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बंदे हैं वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको दोस्तों 2 घंटे का समय दिया जाता है, 120 मिनट जिसको आप 2 घंटे कहते हो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 के, ये भी मैंने आपको बता दिखा है। इसके बाद दोस्तों जितने भी टोटल फॉर्म भरे जाते हैं, जितने भी टोटल फॉर्म भरे जाते हैं और जितनी वैकेंसीज होती हैं, हर एक पोस्ट पे 20 गुना बच्चे जो है वो CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं। ये बात ये पहले ही मेंशन कर देते हैं, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट। कम्युनिटी वाइज इन द सेंस जिस लेवल पे जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 20 गुना बच्चे जो हैं वो बुलाए जाते हैं दोस्तों। किसके लिए? CBT 2 के लिए। और CBT 2 जो है, अब उसकी बात कर लेते हैं कि CBT 2 क्या है। CBT 1 की बात समझ में आ गई। CBT 1 आप क्वालिफाई करोगे, जितनी वैकेंसीज होंगी 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, वो 20 गुना बच्चे जो बुलाए जाएंगे वो CBT 2 देंगे। CBT 1 में आपका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का समय होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और जो फिजिकली हैंडी कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है। अब जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पे देखो 2 चीजें हैं। एक तो आपकी एक्चुअल कट ऑफ बनती है, इस चीज को भी समझ लो। एक तो आपकी एक्चुअल कट ऑफ बनती है, एक्चुअल कट ऑफ इन द सेंस
कि सपोज दैट 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है और 100 में से मान लो लेवल 2 के लिए 72 मार्क्स कट ऑफ चली गई लेवल 2 के लिए। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन पता क्या है, मिनिमम मार्क्स की, कि मिनिमम तो उतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, बाकी जितनी कट ऑफ जाएगी वो आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। मिनिमम मार्क्स की कंडीशन ये है दोस्तों, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की कैटेगरी है, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो आपके 100 में मिनिमम 40 नंबर आने ही चाहिए। 40 नहीं आएंगे आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। EWS मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना है, यानी कि 40 नंबर। ओबीसी वाले जो हैं, नॉन क्रीमिलियर वाले, आपको 30 नंबर मिनिमम 100 में लाने ही लाने हैं। एससी वाले आपको भी 30 नंबर लाने हैं। एसटी वालों को कम से कम 25 नंबर लाने ही लाने हैं। और ये नंबर अगर आप नहीं लेकर आते हो तो आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा, आप लिस्ट से वैसे ही बाहर हो। मतलब कम से कम इतना तो लाना ही लाना है, बाकी फिर जो कट ऑफ बनेंगे वो तो आपको क्रैक करना ही करना है। बात करेंगे सीबीटी 2 की। अब जब सीबीटी 2 की बात आती है तो यहां पे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स भी बढ़ जाते हैं और एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो नहीं बढ़ता। आप देखोगे सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, समय था 90 मिनट का, यहां पे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, समय रहेगा 90 मिनट का। समय नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। किस सेक्शन में क्वेश्चन बढ़ेंगे आइए मैं बताता हूं। 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में बढ़ जाते हैं, मैथ्स के यहां पे 35 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 2 में। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में बढ़ जाते हैं, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में यहां पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में बढ़ जाते हैं, वहां 40 आते थे सीबीटी 1 में, यहां 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 बनेंगे। 120 नंबर का ये पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और दोस्तों टोटल जो समय है वो आपका सेम एज सीबीटी 1 के जैसा ही होगा, जैसा आपको कंप्यूटर बेस्ड 1 जो टेस्ट 1 था उसमें समय मिलता था, वही आपको यहां पे मिलेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं बदलने वाली। या आपका 1/3 का नेगेटिव केस यहां भी चलेगा। लिखा भी होगा ऊपर, ये देखो लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट की समय सीमा है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 की है और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो अलग अलग लेवल के लिए डिफरेंट रहेंगे। जो बात मैं पहले आपको बता रहा था कि ऐसा मत सोचिएगा कि जो पेपर लेवल 2 का बनेगा वही लेवल 6 का भी बनेगा, वही लेवल 5 का भी बनेगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपको पता है 2 टाइप के कैंडिडेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक ग्रेजुएट वाले और एक नॉन ग्रेजुएट वाले। तो इस वजह से जो ग्रेजुएट वाले हैं ऑब्वियस सी बात है उनके पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होगा और जो नॉन ग्रेजुएट वाले हैं उनका थोड़ा सा लेवल लो होगा। तो अलग अलग लेवल आपका यहां पे सेट किया जाता है। और सबसे खास चीज दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी यहां पे होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो सिंपल वे में आप ऐसे समझो कि एक बार में सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए रेलवे क्या करता है, अलग अलग डेज में सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराता है। तो जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है, जिसकी शिफ्ट आसान होती है, उनको इक्वेट करने के लिए हार्ड वाली शिफ्ट का जो बंदा है उसके नंबर को नॉर्मलाइज करके थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है कितना एक्यूरेट अटेम्प्ट किया है। अगर आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी 90, 95, 100% के आसपास है तो भी आपको नॉर्मलाइज करके नंबर दिए जाएंगे कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसने गलतियां नहीं की। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है कि जो आपकी खूबियों पे आपके मार्क्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी शिफ्ट में पड़ गए हो जो टफ पूछी गई है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा है, तो भी आपके नंबर को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब यह निकलता है कि जो करो सही करो, भले कम करो। यह बात कर ली हमने सीबीटी 1 और हमने बात कर ली सीबीटी 2 की। अब आप जब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दे देते हो तो इसके बाद जो टाइपिंग देने जाते हैं, तो टाइपिंग में तो मैंने बता ही दिया कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश। पहले ही आपसे क्या होगा, पहले ही आपसे एग्जामिनर जो आयोग है वो पूछ लेगा कि किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग देना चाहते हो। वो आप पहले ही फिल कर दोगे और जब आप फिल कर दोगे तो उसी लैंग्वेज में आपको सेंटर पे जाके कीबोर्ड पे टाइप करना होगा। एग्जाम डेट कब है इसकी? ब्रदर अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, शॉर्ट नोटिस ही रिलीज हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगा, नवंबर या दिसंबर में अभी के हिसाब से। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आने दीजिए। दिक्कत तो यही है ना कि हम कंप्लीट नोटिफिकेशन आने का इंतजार करे बैठे हैं
कि नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई साहब पहले से आपको लगना पड़ेगा। इस बेरोजगारी में, इन लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में अगर आप भी उनके जैसे बन जाओगे तो मंजिल आपसे क्या होगी, दूर हो जाएगी दोस्त। एसएससी लोग बैठे हुए थे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन के बाद जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एसएससी ने क्या किया, अभी फॉर्म की करेक्शन डेट चल रही है, महीने भर बाद उसने कहा हम एग्जाम लेंगे। अब लोग रो रहे हैं, अब यूट्यूब पे लोग रो रहे हैं, कह के सबसे टीचर से कह रहे हैं सर एग्जाम एक ही महीने में। अरे भाई आपको पहले से प्रिपेयर करना था ना, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि आप अभी से तैयारी कर रहे हो या पहले से कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर चलिए। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं है तो मामला गड़बड़ है। डेली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास जो है जीएस की, रीजनिंग की, मैथ की इसीलिए स्टार्ट की जा रही है ताकि पहले से ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करवा दी जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं साइको टेस्ट की। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। साइको टेस्ट मैंने आपको बताया केवल 2 पोस्ट में होता है। साइको टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सीबीएटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये केवल 2 पोस्ट पे होता है, उन लोगों के लिए जिनको ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है या फिर जिनको स्टेशन मास्टर बनने का मौका मिलता है, केवल इनका होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो कैंडिडेट है 100 नंबर का होता है दोस्तों, और 100 नंबर में उसको मिनिमम क्या करना है, मिनिमम उसको 42 नंबर लाने हैं, 42 नंबर लाने हैं। और इसके एक टेस्ट नहीं होते हैं, इसके कई सारे 4 से 5 अलग अलग सेम डे टेस्ट होते हैं। सब में आपको मिनिमम कितने नंबर लाना है, 42 नंबर लाना है। 42 नंबर आपको मिनिमम लाना है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन, अलग अलग जितने भी आपके सेक्शन बने हुए हैं, हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप हर एक सेक्शन को क्वालिफाई कर लिए जाओगे तभी आप कंसीडर किए जाओगे किस पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। जो दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें केवल और केवल आपके क्वेश्चन आंसर 2 ही लैंग्वेजेस में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा अदर कोई लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइको टेस्ट में दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों वो उन्हीं कैंडिडेट्स की बनेगी जिन्होंने साइको टेस्ट को क्वालिफाई किया है विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड स्टेज। यानी कि जो आपका सीबीटी 2 होता है 70% उसका वेटेज लिया जाएगा। बाकी बचा हुआ जो 30% है, यहां पे जो सिलेक्शन फाइनल मेरिट बनती है, सुन लो इस बात को, समझ लो। फाइनल मेरिट जो बनती है वो फाइनल मेरिट कैसे बनती है, वो फाइनल मेरिट बनती है 7 और 3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका सीबीटी 2 होता है उसके जो भी नंबर आएंगे उसका 70%, और जो आपका सीबीएटी होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके जो भी नंबर आप पाओगे उसका 30%। इन दोनों को मिलाकर आपका बनेगा एक टोटल स्कोर। एक क्या बनेगा, टोटल स्कोर, और उसी टोटल स्कोर से आपका सिलेक्शन होगा। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं, प्रैक्टिकली आप समझो कि कैसे होता है ये। प्रैक्टिकली ऐसे ही, जैसे मान लो आपका सीबीटी 2 में कितना नंबर आया, 60 नंबर आया। सपोज दैट, ऐसा मान के चलते हैं कि आपका सीबीटी 2 में कितना नंबर आया, सीबीटी 2 में सपोज दैट आपने 60 स्कोर किया। इसके अलावा अगर हम साइको की बात करें, सीबीएटी की बात करें, तो सपोज दैट सीबीएटी में आपने स्कोर कर दिया 50 नंबर का। अब जब आपकी फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट जो आयोग ने निकाली है, उसने आयोग ने निकाल रखा है कि जिनके फाइनली 60% मार्क्स आ रहे हैं, टोटल 60%, या उसने कट ऑफ निकाल ली जिसके फाइनली 60 मार्क्स आ रहे हैं, वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो अब वो 60 मार्क्स कैसे निकालेगा, ये 60 मार्क्स आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कैसे पता लगेगा। इसका ले लो 70%। आपने कहा सर 60 का 70% हम ले लेंगे, यहां से हमारे नंबर आ गए कितने, 42। इसका ले लो कितना, इसका ले लो 30%। 50 का अगर 30% आप ले लोगे, ये आ जाएगा आपका 15। 42 और 15 कितना हुआ, आपने कहा सर 57 हुआ। कट ऑफ कितनी गई, 60 गई। इसका मतलब डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई हैं। समझ में आई मेरी बात। ये होता है फाइनल मेरिट बनाने का तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई स्कोर नहीं बनता। जैसे आपने टाइपिंग दिया तो टाइपिंग में आपको क्या करना है, बस उसको क्वालिफाई कर लेना है। ऐसा ना होने पाए कि जितनी टाइपिंग आपको करनी थी आप उतनी टाइपिंग कर ही नहीं पाए, आपका पैसेज जो है वो बचा रह गया। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए पहले ही मैं आपको बता देता हूं, टाइपिंग टेस्ट के लिए जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके 8 गुने बच्चे ही बुलाए जाते हैं।
ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहां ऐसा नहीं होता है कि आपकी कोई कट ऑफ बनेगी टाइपिंग टेस्ट में, कोई कट ऑफ नहीं बनती है। आपको हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग देनी होगी। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हो, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी पे टाइपिंग होनी चाहिए। ये टाइपिंग होती कहां है? ये टाइपिंग आपकी पर्सनल कंप्यूटर पे होती है, पीसी पे होती है, और ये बिना एडिटिंग टूल्स के होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर एक बार कोई चीज लिख दी तो अगर आपने स्पेस दबा दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। विदाउट एडिटिंग टूल के आपको यहां पे टाइपिंग करनी होगी जिन पोस्ट में टाइपिंग है। तो अगर आप बात करोगे इंग्लिश में तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप बात करोगे हिंदी में तो हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होनी चाहिए? हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है दोस्तों, डन। चलो आगे डिस्कस करेंगे इसके। हेलो, चलो इतनी जानकारी मिल गई। अब जरा आगे चलो। कितने सिस्टमैटिक वे में मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, इतने सिस्टमैटिक वे में आपको कहीं ये चीजें मिलेंगी नहीं। अब दोस्तों, अब बात करते हैं। सर सब कुछ जान लिया, एनटीपीसी क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है, कहां साइको होगा, साइको अगर नहीं होगा तो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कैसे होगा, कितनी स्पीड चाहिए, सब कुछ आपने जान लिया। अब मुद्दे की बात, मुद्दे की बात पता क्या है? मुद्दे की बात यह है, चलो अब आ जाओ मुद्दे की बात कर लो। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो सेक्शन आ रहे हैं रीजनिंग, मैथ और जीएस, इनका सिलेबस क्या है? जैसे मैं मैथ्स फैकल्टी हूं, मैं आपको मैथ का तो बताऊंगा ही, दिखा दूंगा रीजनिंग और जीएस का भी। कल शिवम सर ने जीएस का भी अपना बता दिया था, और रीजनिंग की क्लास होगी तो अपने जो नरवाड़िया सर हैं वो आपको रीजनिंग का भी बता देंगे। मैथ की अगर हम बात करें दोस्तों, मैथ में जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहले रखा गया है नंबर सिस्टम, जिसको आप कहते हो संख्या पद्धति। डेसिमल, दशमलव एवं भिन्न रखी गई है। लासा मासा रखा गया है, एलसीएम एचसीएफ। अनुपात समानुपात रखा गया है। इसके अलावा प्रतिशतता, परसेंटेज। मेंसुरेशन रखा गया है दोस्तों, क्षेत्र मिति। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य रखा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको आप कहते हो चाल, समय एवं दूरी। इसके अलावा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज रखा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि रखी गई है। एलिमेंट्री अलजेब्रा रखी गई है दोस्तों 10th लेवल की। ज्योमेट्री रखी गई है 10th लेवल की। ट्रिग्नोमेट्री रखी गई है 10th लेवल की। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे स्टैटिक्स हो गया आपका, मीन, मोड, मीडियन, ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्लस कुछ टॉपिक यहाँ पे जैसे नहीं लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एवरेज आपका पूछा जाता है, एवरेज। एज, एज जिसको आप कहते हो। मिक्सचर आपको पढ़ना होगा, आपको मिक्सचर पढ़ना होगा। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, ये आपको पढ़ना होगा। इतनी सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे कवर करनी होगी। साथ ही साथ बेसिक डीआई, साथ ही साथ बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन, इतनी सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, मैथ का काम हो गया। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि एनटीपीसी के प्री यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस नहीं चेंज है। जो चीजें सीबीटी 1 में पूछी जाती हैं वही चीजें आपकी सीबीटी 2 में भी पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का ये सिलेबस आपके सामने है, जिसमें आपका एनालॉजी हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर हो गया, जिसमें आप नंबर को कंप्लीट करते हो या फिर अल्फाबेट को कंप्लीट करते हो, जो मिसिंग सीरीज बनती है। कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, ये आपका रीजनिंग का है, अनिल सर आपको बता ही देंगे। इसी तरीके से ये आपका जीएस का सिलेबस है। आप देख सकते हो कल शिवम सर ने इसके बारे में डिटेल्ड में आपको सारी चीजें बता रखी हैं। अब सिलेबस के बाद अगली बात आती है दोस्तों किसकी? अगली बात आती है भैया पैसा कितना मिलेगा। नौकरी तो बड़ी बढ़िया बढ़िया आपने बता दिया, अब ये भी तो बताइए मेन मुद्दा, पैसा कितना मिलेगा। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोस्तों, यहां पे जितनी भी आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं 7th पे कमीशन पे आपकी सैलरी बनती है। ये आपके सामने बेसिक पे लिखा हुआ है। एक होती है ना बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक पे है वो आपके सामने लिखा हुआ है।
ये जितनी पोस्ट आपके सामने हैं ये सारी की सारी पोस्ट आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली हैं। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट पे होता है, या आपका सिलेक्शन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट पे होता है, या आपका सिलेक्शन जूनियर टाइम कीपर के पोस्ट पे होता है, या ट्रेन क्लर्क में होता है, या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे होता है, तो दोस्तों आपका जो बेसिक पे है वो लेवल 2 की पोस्ट के लिए 19,900 है और लेवल 3 की पोस्ट के लिए वो 21,700 है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना कम पैसा मिलता है। अरे मेरे भाई ये बेसिक सैलरी है, अभी इसमें भत्ते थोड़ी ना जुड़े हैं, अलाउंस अभी कहां जुड़ा हुआ है, ये एक बेसिक पे है। ये जो 19,900 दिख रहा है ये अभी 28,000 पार हो जाएगा जब इस पे सारे भत्ते जुड़ेंगे। रुको थोड़ा सब्र करो, सैलरी को लेकर ज्यादा उतावले हो जाते हो। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए तो 7th पे कमीशन पे यहां पे भी आपकी सैलरी बनती है। यहां पे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की सारी पोस्ट है। दोस्तों अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो आपका बेसिक पे है 25,500। अगर आप गुड्स गार्ड के लिए जा रहे हो तो आपका बेसिक पे है 29,200। अगर आप एससीसी यानी कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जा रहे हो 29,200 बेसिक पे है। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हो 29,200 बेसिक पे है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जा रहे हो 29,200 आपका बेसिक पे है। अगर सीनियर टाइम कीपर के लिए जा रहे हो 29,200 आपका बेसिक पे है। अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए जा रहे हो 35,400 आपका यहां पे बेसिक पे है। और अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 35,400 आपका यहां पे बेसिक पे है। अब ये तो सर बेसिक पे है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, देखो 3 तरीके के बेसिक पे आपको मिलेंगे, 3 या 4 तरीके के, 4 तरीके के। एक 35,400, एक मिला आपको 29,200, एक मिला 25,500। इधर आ जाओ, 21,700 भी मिला और 19,900 मिला। अब जब रेलवे के अलाउंस की बात आती है दोस्तों तो रेलवे के अलाउंस अलग अलग तरीके से हैं। आपको डीए मिलता है जिसको डियरनेस अलाउंस के नाम से जाना जाता है। किस शहर में आप रह रहे हो, कितने शहर, मतलब आपका शहर कैसा है, मेट्रो सिटी है, गांव है, देहात है, उसके हिसाब से वेरी करता है। और दोस्तों ये जो आपका महंगाई भत्ता होता है ना ये वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। एचआरए आपको मिलता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस, ये वेरीज करता है आपके सिटी ऑफ पोस्टिंग, किस शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है XYZ, मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो जिस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पेंशन स्कीम तो आपको पता ही है। अदर अलाउंस में जैसे दोस्तों आपको मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाता है, अदर भी कई सारे पर्क हैं, जैसे कॉलोनी हो गई, रहने का भी कई बार कॉलोनी अलॉट वगैरह हो जाती है। अब ये जो आपके भत्ते हैं ना इनको देख लो, 3 तरीके की कैटेगरी है दोस्तों। अगर आप एकदम बेहतरीन मेट्रो सिटी में हो तो एचआरए आपका 30%। अगर आप सेमी अर्बन में हो यानी कि अर्ध शहरी कह सकते हो 20%, एकदम ग्रामीण इलाके में हो 10%। इधर आ जाओ, यहां पे एचआरए को मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया है, 7th पे कमीशन के पहले और 7th पे कमीशन के बाद देख लो। अच्छा हाँ, चेंज हुआ था तो बाद में इसको 30 से 24 कर दिया गया, 20 को 16 कर दिया गया, 10 को 8 कर दिया गया। अब ये सारे भत्ते लगने के बाद एग्जैक्ट सैलरी आपकी कितनी बनती है आइए बताता हूं। देखो ऐसे जितने भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 19,900 है, ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 19,900 है, आपका दोस्तों 19,900 बेसिक पे है। ग्रेड पे होता है 2,800, डीए आपको मिलता है 2,388, ट्रेवल अलाउंस मिलता है 2,016, इसके अलावा एचआरए मिलता है 1,592 और सबको ऐड करके आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो बनती है 28,696। ये सबसे लोअर पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी सबसे लोअर पोस्ट है, लाइक लेवल 2 वाली सबसे लोअर पोस्ट, उस पे जिसकी बेसिक्स पे आपको अभी 19,900 में दिखा रहा था वो फाइनली बनती है 28,696। आगे चलिए, जितने भी ऐसी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 25,500 है, 25,500 इनका दोस्तों ग्रेड पे होता है 2,800, डीए मिलता है 3060 यानी कि 3,060, ट्रेवल टीए मिलता है आपको 2,016 और एचआरए आपको मिलता है 2,040 और ये सैलरी फाइनल बनती है 35,416। साल दर साल बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, तो अच्छी सैलरी है इनिशियल स्टेज पे, बुरा नहीं है। ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 29,200 रुपए है,
तो 29,200 अगर बेसिक पे है, ग्रेड पे ये भी 2800 होता है, 3504 आपका डीए होगा, 2016 टीए होगा, एचआरए 2336 है, टोटल सैलरी आपकी फाइनल बनती है 39,856। आगे चलेंगे, ऐसे जितने भी आपके ग्रेड पे हैं, अब देखो आपको मैं बता देता हूं, ये जो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 वाली थी ना, जिसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट आता है, दोस्तों इनका होता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पीरियड में इनको अलग सैलरी मिलती है, उसके बाद इनको क्या होता है, उनको अलग से फिर क्या होता है, बाद में एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है। ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों 80 डेज, यानी कि अगर ट्रेनिंग पीरियड 100 दिन से कम है, एक क्राइटेरिया ये बनाया गया है, तो इस मतलब इन दिनों में ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है, 2800 ग्रेड पे इनका लगता है। 2800 ग्रेड पे का मतलब समझ रहे हो, जो अभी पीछे बताया था 2800 ग्रेड पे ये वाला, जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इनका ग्रेड पे हो जाता है 4200, और 4200 ग्रेड पे हो जाता है तो इनकी जो फर्स्ट सैलरी आती है वो 40,000 प्लस जितनी आपकी अप्रॉक्स और बनती है। फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूं, जो ट्रेनिंग पीरियड की बात होती है। 5 साल का इनका बॉन्ड भी साइन होता है, 5 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। अब ये जो 4200 ग्रेड पे देख रहे हो ना, 35,400, खुद सोचो 35,400 का जरा निकाल लेना डीए 24%, निकाल लेना 16%, निकाल लेना 8%, सैलरी आपकी 50 प्लस पहुंच जाएगी। तो ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं किस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल है। आप नौकरी कल को पाओगे तो आपको जो पोस्ट अलाउड, मतलब जो पोस्ट अलॉट की जाएगी, उस पोस्ट के अलॉट करने के बाद आपको काम क्या करना होगा। देखो भाई साहब, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन एक बार कमेंट करके आप भी मुझे बता दो, क्या वाकई में आपको एक सिंगल वीडियो में इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी जा सकती थी? कोई नहीं दिया हो, बताओ पूरे यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो के अंदर इतनी प्यारी पूरी जानकारी एनटीपीसी से संबंधित, कहीं नहीं भटकना। छोटा वीडियो किसी ने बना दिया कि भाई साहब सैलरी क्या है, फिर अब दूसरी बात नहीं पता, उसके लिए अलग भटक रहे हैं, फिर वो पता लग गई, तीसरी नहीं पता। एक सिंगल वीडियो और सारी की सारी जानकारी जो है वो आपके पास है। आइए फटाफट देखते हैं। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे जा रहे हो तो आपका काम होगा पूरे ट्रैफिक और सिग्नल को मैनेज करना। रिस्पॉन्सिबल हो गए आप ट्रैफिक और सिग्नल को मैनेज करने के, और आपको अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी सुबह 10 से शाम के 6 तक हो, कभी रात में हो सकती है, कभी दिन में हो सकती है, कभी अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। अलग अलग शिफ्ट में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट की। अगर आप गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए जा रहे हो, जिसको आप कहते हो क्या, गार्ड जानते हो ना, गार्ड साहब, स्टार्टिंग में मालगाड़ी के गार्ड बनाए जाओगे। आपका काम होता है पूरे व्हीकल, पूरी ट्रेन के फंक्शन को मॉनिटर करना। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेन के जो लूज एंड्स हैं कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा माइनर इशू जो ट्रेन के चलते समय होते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको ब्रेक के साथ कॉन्टिन्यूटी क्या करना होगा, आपको उसके साथ मतलब कम्युनिकेट करना होगा, देखते रहना होगा। आपको स्टेशन मास्टर के साथ और कम्युनिकेशन करना होगा अपने ट्रेन और कहां पे अराइवल कर रही है, कहां पे डिपार्चर कर रही है। स्टेशन मास्टर के साथ भी गार्ड्स ही कम्युनिकेट करते हैं, और इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। गार्ड की नौकरी की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कब शुरू हो कब खत्म हो कोई भरोसा नहीं। कमरे में पड़े सो रहे हो, सख्त आदेश है, फोन ऑन होना चाहिए। जैसी फोन की घंटी बजी, भैया आपकी गाड़ी लगी है फलाने प्लेटफॉर्म पर, भगो भगो तुरंत। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन पैसा बड़ा तगड़ा मिलता है भाई साहब ओवर टाइम की वजह से। अगर आप जा रहे हो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट पे, तो आपका काम होगा दोस्तों टिकट बुकिंग ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, अरे जो तुम्हारा टिकट देखते हैं, जाते हो ना भैया कहां जाना है, दिल्ली जाना है, एक टिकट दे दो, कौन सी गाड़ी का, एक्सप्रेस का, वही वाली नौकरी है दोस्तों। तो आपको वर्क करना होगा टिकट बुकिंग ऑफिस में, रिस्पॉन्सिबल हो गए आप कॉमर्शियल चेकिंग एंड इशिंग ऑफ टिकट। अब दोस्तों अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत बता दिया। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है, इसका काम होता है दोस्तों जो टिकट इशू किए जा रहे हैं उनको चेक करना। जो आप स्टेशन पर उतरते हो तो उतरने पे क्या करते हो, देखते हो ना एक साहब आ जाते हैं, टिकट दिखाओ, ये वही वाली नौकरी है, ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इनका काम होता है जो बुकिंग ऑफिस से टिकट इशू किए गए हैं उनको चेक करने का काम इनका होता है।
इसके बाद दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका काम होता है अलग अलग रेलवे स्टेशन पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्लरिकल वर्क होता है कि ये डेटा फीड करना है, वो डेटा फीड करना है, ये सारा का सारा काम इन्हीं का होता है और डिपार्टमेंट सुपरवाइज करता है जूनियर क्लर्क को। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। सबसे पहले तो जितना भी अकाउंट का रिकॉर्ड है वो सारा का सारा अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है इनका। अच्छा जी, इसके अलावा जितना भी ट्रैक से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जितना खर्चा हुआ है ट्रैक पे, क्लेम कहां कहां हुआ है, सेटलमेंट कितना हुआ है, पूरा अकाउंट्स का काम इनके पास। इनको अकाउंट से संबंधित जितनी जानकारी है वो क्या करनी होगी, रिपोर्ट के तौर पे बनानी होगी, इनको मैनेज करना होगा, कंपाइल करना होगा, जितना भी बजट आएगा रूल के हिसाब से, इनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक करना होगा, इनको डेटा सिंक करना होगा इंटायर रेलवे नेटवर्क के पास और उस रिकॉर्ड को क्या करना होगा, भेजना होगा। तो कुल मिला के किसी भी स्टेशन पे ट्रैक में कितना खर्चा हुआ, फलानी जगह कितना खर्चा हुआ, मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ, पूरा अकाउंट का काम जो है वो ये भाई साहब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले रखते हैं। आगे चलिए, आगे दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इनका क्या काम होता है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सीए की अच्छी पोस्ट है ये। कॉमर्शियल अप्रेंटिस का काम होता है दोस्तों सुपरवाइजिंग इन वेरियस कॉमर्शियल ब्रांचेस, वर्किंग अंडर द पोस्ट ऑफ कॉमर्शियल सुपरवाइजर, गुड सुपरवाइजर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, पार्सल सुपरवाइजर, और इनका काम होता है। और देखो इनका बेसिकली काम क्या होता है, जितना भी आपका कॉमर्शियल काम है, आपको पता है मालगाड़ी से सारा का सारा व्यवसाय वाला काम होता है, तो वो जितना कॉमर्शियल काम है, जितना भी सामान आता है जाता है मालगाड़ी के थ्रू, लोड हुआ, कहां पहुंचा, कहां आया, वो सब इनको देखना होता है। और ये काम करते हैं किसके अंडर में, ये काम करते हैं कॉमर्शियल सुपरवाइजर के अंडर में। गुड्स का संबंधित जितना काम है, कहां से कितना आया कितना गया, वो सारा मेंटेन करना इनका काम है। स्टेशन मास्टर भाई साहब सबसे रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब। गाड़ी कौन चलाता है, ट्रेन, लोको पायलट थोड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है स्टेशन मास्टर। लोको पायलट तो बेचारा बस स्पीड कम धीरे हारन यही देता है, गाड़ी तो मेन वो चलाता है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का काम होता है दोस्तों सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ असाइंड रेलवे स्टेशन, इन चार्ज ऑफ असाइंड रेलवे स्टेशन। जो भी रेलवे स्टेशन आपको असाइन किया जाएगा उसकी जितनी एक्टिविटी है वो सारी तुम्हें देखनी है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि गाड़ियां स्मूथली चले, समय से आए और समय से जाएं। अगर स्टेशन मास्टर ने लापरवाही की तो वाकई में जो ट्रेन है वो देर से आएंगी, देर से जाएंगी, गाड़ी कब आएगी कब जाएगी, हमारे स्टेशन पे आए कि ना आए, ये सब मैनेज करना स्टेशन मास्टर का ही काम होता है। हैंडलिंग पैसेंजर्स इशू एंड इंश्योरिंग दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। भैया पैसेंजर्स की समस्याएं का भी आपको समाधान करना पड़ेगा, इंश्योर करिए कि आपको यहां पे कोई समस्या ना हो, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है दोस्तों, इनको डेटा एंट्री काम करना होता है। जितने भी सीनियर क्लर्क होते हैं वो उनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये काम करते हैं जो आपके अकाउंट वाले नहीं होते हैं, जो अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके अंडर में ये काम करते हैं। ये आपके ट्रैक का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है उसका पूरा अकाउंट का डेटा मेंटेन करते हैं। जितना भी डेटा एंट्री है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये डेटा एंट्री किससे हो, डिपार्टमेंट से संबंधित हो, अपना पर्सनल डेटा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनको भी ये असिस्ट करते हैं। जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टाइम कीपर का काम होता है दोस्तों जो भी ट्रेन जितने समय आ रही है और जितने समय जा रही है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। अब आपने देखा होगा स्टेशन पे व्हाइट बोर्ड में एक लिस्ट लगी होती है ना, उस पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, कब आएगी कब जाएगी, ये मेंटेन करना जूनियर टाइम कीपर का ही काम है। ये लिखता है, उसमें लिख देगा फलानी ट्रेन संख्या कहां से कहां तक, कब आएगी कब जाएगी, वो मेंटेन करना इनका काम होता है। ये भी अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, कोई एक शिफ्ट इनके फिक्स नहीं होती। इसके बाद दोस्तों ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे। ट्रेन क्लर्क जो है दोस्तों इनका काम होता है मेंटेनिंग जनरल रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ट्रेन एंड देयर कंडीशन। ट्रेन की कंडीशन क्या है, ट्रेन के डिब्बे कैसे हैं, ट्रेन में सारी चीजें स्मूथली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, पूरे ट्रेन और उसके जो कोच हैं उसकी जानकारी किसके पास रहती है, ट्रेन क्लर्क के पास। इसी को ट्रेन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वॉशरूम में सारी चीजें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डिब्बा गड़बड़ है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी ट्रेन क्लर्क की।
इसके बाद दोस्तों सीसीटी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनका काम होता है टिकट बांटने का। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर रिजर्वेशन विंडो पर बैठाए जाते हैं और इनका काम होता है सीआरएस विंडो पे, जो कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम जो है उसका क्या करते हैं, टिकट बांटने का। हम जाते हैं ना, कहते हैं भैया टिकट दे दो, वो आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं। कीपिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू लगेज, और लगेज का भी रिकॉर्ड जो है इनको मेंटेन करना होता है। इतनी बेहतर जानकारी यार, कितना बेहतर मैंने आपको समझाया। क्या है एनटीपीसी, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, टाइपिंग साइको, सैलरी, किस पोस्ट का काम क्या है, एक एक करके मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको ये सारी जानकारी बताई है। आपसे बस एक ही अनुरोध है मेरा, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट और अनुरोध बस इतना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहता। मिलेंगे दोस्तों आपसे सेम इसी टाइम 1 बजे, मार्क कर लीजिए 1 बजे। मैं आपको सारी क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं। एनटीपीसी की जो आपकी क्लासेस चलेंगी, एनटीपीसी क्लास में दोस्तों 11 से 12 आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की जो आपको अनिल सर पढ़ाएंगे, नरवाड़िया सर। इसके बाद दोस्तों आपको 1 से 2 मैथ की क्लास मिलेगी, 1 से 2 मैथ की क्लास मिलेगी, और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक आपको जीएस की क्लास मिलेगी, जीएस की क्लास मिलेगी। तो दोस्तों रीजनिंग, मैथ और जीएस ये क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी कौन कौन से दिन, ये मिलेगी आपको थर्सडे, ये मिलेगी आपको फ्राइडे, ये मिलेगी आपको सैटरडे, जिसपे हम तीनों फैकल्टीज ने ये तय किया है कि हम क्या करने वाले हैं, हम पीवाईक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, लेवल को समझो, कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। डन। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस बात को कर दीजिएगा शेयर। हम करने वाले हैं दोस्तों रेलवे की जबरदस्त तरीके से तैयारी, क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। इस बार वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी है उसी में हाथ पैर मारेंगे, है ना। तो 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, 11,000 के आसपास, हो सकता है कुछ बहुत बात तक बढ़ी जाए। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि एक सिंगल वीडियो में मैंने इतनी सारी जानकारी जो है वो आप तक डिलीवर की। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय एवरीवन।